नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज़ चैनल के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति मौजूद है हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर विनेश शाह। तो स्वागत है विनेश डॉक्टर का कि हमारे इस स्टूडियो में आए और हमारे साथ कुछ बातचीत करेंगे। हमारे दर्शकों को कुछ एक अलग तरीके का साइंस में वो डॉक्टर हैं। इन्होंने एमडी किया है फॉरेंसिक मेडिसिन में और पीएचडी भी किया है फॉरेंसिक मेडिसिन में और लॉ भी किया हुआ है। तो एक काफ़ी सारी डिग्री लेके बैठे हैं और मेडिकल लीगल केस के एक्सपर्ट हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आपके बारे में एक व्यक्ति के रूप में विनेश शाह कौन है, कैसे हैं, जो आपका जो सफ़र रहा है यहाँ तक का, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर विनेश शाह। मैंने एमबीबीएस के बाद एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन जो सब्जेक्ट आता है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बाद में उसी सब्जेक्ट में मैंने पीएचडी भी किया हुआ है। फिर बाद में मैंने बैचलर ऑफ जनरल लॉ में ग्रेजुएट किया और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत है वहाँ पर से सब मैंने ये डिग्री लिया है, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड पीएचडी फॉरेंसिक मेडिसिन। Then after I joined the government medical college as an assistant professor in the forensic medicine department and worked there for 8 years. मेरे हिस्से में मेनली वर्क होता था वो मेडिको लीगल एंड पोस्टमार्टम रहता है। जो एक्सपर्ट पोस्टमार्टम जो कहते हैं, एक्सपर्टाइज इन द पोस्टमार्टम कहते हैं, वो फॉरेंसिक मेडिसिन डिग्री वाले करते हैं। 2008 तक मैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में न्यू सिविल हॉस्पिटल में रहा था। वह सब मेडिको लीगल वर्क, फॉरेंसिक रिलेटेड वर्क, एवरीथिंग विल बी डन बाय मी. After that, I started my private practice, and people are knowing that forensic medicine में जो private practice करने वाले हैं वो आपको शायद कम मिलेंगे. I choose to practice in forensic medicine after 2008. So, in each and every hospital in the Surat city, I am attached as a medico-legal consultant in each of the hospitals, looking after all the medical legal cases and all medical legal issues also. I am also dealing with the medical negligence cases that occur in the doctors and medical fraternity to rectify and all the medical legal issues among the medical fraternity. सर, फॉरेंसिक मेडिसिन की अगर बात करें तो एक बहुत स्पेशलाइज फील्ड है ये। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, वो जो साइंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले मैं आपको बता दूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक मेडिसिन डिग्री है जो है वो एमबीबीएस के बाद ही मिलती है। एमबीबीएस आपको करना होता है, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन में जो आपको एग्जाम देना है, पीजी एंट्रेंस देना है, आपको जो एलिजिबिलिटी आता है बाद में मिलता है एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक साइंस दैट इज डिफरेंट थिंग। फॉरेंसिक साइंस आप कोई भी फ्रेटर्निटी, कोई भी स्पेशलिटी में आप बीएससी है, एमएससी है, अरे सॉरी बीकॉम है, बाद में आप फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फॉरेंसिक साइंस। उसमें आता है फिंगर प्रिंटिंग, हैंड राइटिंग आता है, डीएनए आता है, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, और जब जितने भी ब्रांचेस है वो सब फॉरेंसिक साइंस में आता है। और ये अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली मेडिसिन ब्रांचेस जो फॉरेंसिक साइंस में नहीं आता है, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन। व्हाट इज फॉरेंसिक मेडिसिन? डेफिनेशन वाइज बोले तो डील्स विद ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस। जितने भी ब्रांचेस है अपने मेडिकल साइंस के, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिशियन बोलो, सर्जन बोलो, ऑर्थोपेडिक्स बोलो, वो सब ब्रांच को डील करते हैं। जो मेडिको लीगल इश्यूज होता है वो सब ब्रांच में डील करते हैं। बाद में उसको कैसे वो जस्टिस मिलता है। सो दिस ब्रांचेस इज मीन फॉर द टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। जो जस्टिस बैठा है, कभी कभी बहुत सारे मेडिकल एविडेंसेस इन द पर्टिकुलर, कभी मर्डर केस आया, रेप केस आया, बहुत सारे मेडिकल एविडेंस होता है। हाउ टू अप्रिशिएट एंड हाउ टू that evaluate that medical evidence in the court of law, that forensic medicine people will help in the right way, neutral way, कि this is the things, these are the weapon, these are the injuries, कि भाई इसने किसी को मारा है तो ये इंजरी इट इज फैटल और नॉट, ये इंजरी ये हथियार से होगी कि नहीं होगी, ये इंजरी किसके प्रकार से होगी, कैसे हुई होगी, कैसे हालात रहे होंगे, वो सब हेल्प करता है। और ऐसे वो जस्टिस जो पर्टिकुलर विक्टिम को मिलती है, दैट इज द फॉरेंसिक मेडिसिन। जो बॉडी के रिलेटेड जो भी पूरा साइंस डेवलप किया है फॉरेंसिक मेडिसिन में, वो फॉरेंसिक मेडिसिन रहता है। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड फॉरेंसिक साइंस। एमएलसी की बात करें सर, मेडिको लीगल केस की बात में, क्या ये हर एक केस में एमएलसी होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज में एमएलसी करना पड़ता है?
पहले तो सबको पता है एमएलसी जो भी जाता है हॉस्पिटल में, अभी तो पूरे पेशेंट को ही पता रहता है कि एमएलसी। तो व्हाट इज एमएलसी? मीन्स मेडिको लीगल केस, जिसमें जो भी लीगल कुछ भी अंदर एंटर होता है तो उसमें मेडिको लीगल केसेस बन जाता है। अभी देयर इज नो सच ब्लैक एंड वाइट रिटन इन द बाय द गवर्नमेंट कि भाई दीज आर द केसेस विच इज लेबल्ड एज मेडिको लीगल केस, करेक्ट, कि भाई ये आ गया तो आपको एमएलसी करना है। बट देर आर सर्टेन केसेस दैट इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द एमएलसी केसेस, दैट इज मेडिकल, दैट इज अ रोड ट्रैफिक है, आपका अकस्मात हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी स्लिप हो गई, आपका वो कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, देर आर ऑल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। रेलवे में जो पटरी पे कभी गिर जाते हैं और वो एक्सीडेंट होता है, हाइट से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट वो फैक्ट्री में होता है, कुछ गैस पॉइजनिंग हो जाता है, कुछ मास एक्सप्लोजन हो जाता है, मारा मारी हो, असोल्ट का केसेस है, किसी ने मार दिया है, पॉइजनिंग का केसेस है, किसी ने पॉइजन कंजप्शन कर लिया है, और ऐसे सारे बहुत सारे केसेस जो लेबल्ड एज डूब गए, हैंगिंग किया है, लटक गए, किसी ने स्ट्रैंगुलेट किया है, दीज आर ऑल आर द डेफिनेटिव केसेस ऑफ द एमएलसी। वो आता है तो एमएलसी रजिस्टर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे केसेस है जिसमें डॉक्टर को लगता है कि ये सस्पिशियस है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि भाई कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है, बेहोश है, कोई आदमी लेके आ गया है, करेक्ट, अभी तो उसको पता ही नहीं है कोई बेहोश कैसे हो गया है, वो डायबिटीज की वजह से, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो गया है तो भी बेहोश हो सकता है, करेक्ट, एक्सीडेंट हो गया है तो भी बेहोश हो सकता है, किसी ने मारा है तो भी बेहोश हो सकता है, कभी कोई इंजरी नहीं है, पॉइजन ले लिया तो भी हो सकता है, मल्टीपल रीजन। तो उस समय हमको भी पता नहीं चलता कि एक्चुअली एमएलसी है कि, उस केस में भी एमएलसी करते जस्ट टू रूल आउट कि इट इज एमएलसी है कि नहीं है, रियली में कुछ हुआ है कि नहीं है, इसके लिए एमएलसी करते हैं। तो जनरल पॉपुलेशन में क्या रहता है, एमएलसी हो गया तो पुलिस केस हो गया है, पुलिस के लफड़े में पड़ना है और बहुत सारा इट्स नॉट लाइक दैट। एमएलसी मेडिको लीगल केसेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल। करेक्ट, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई ये केस आया। जो ऐसे आपको एक बता दूं कि सेक्शन वो 176 सीआरपीसी होता है, उसमें क्या होता है कि भाई जो भी आपके नॉलेज में आता है यू हैव टू इन्फॉर्म टू द पुलिस। सपोज आपने किसी को घर भाड़े पे दिया हुआ है, वो आपके ऊपर रह रहा है, आप नीचे रह रहे, और उसने वो वहाँ पर कुछ हैंग कर लिया है, तो देन ऑनर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म टू द पुलिस। इफ इट इज फेल टू इन्फॉर्म ही इज लायबल। करेक्ट, इसलिए जो सपोज ये पूरा गांव है और गांव में कुछ हो गया है हादसा, तो सरपंच की जिम्मेदारी है कि उसको पुलिस में इन्फॉर्म करना है कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। लाइकवाइज हॉस्पिटल में कुछ भी आता है, उसकी नॉलेज में, डॉक्टर की नॉलेज में आता है, तो इसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना होता है। दैट इज गवर्नमेंट बाउंड, गवर्नमेंट बाउंड ड्यूटी है उसकी। उसमें कोई किसी का कुछ चलता नहीं है कि भाई इसमें एमएलसी मत करो, नहीं करो। इसको दे हैव टू जस्ट इन्फॉर्म टू द पुलिस, उसको पुलिस को जानकारी देना है। आप जानकारी देने से ऐसा नहीं हुआ है कि भाई एफआईआर फट गया और कोर्ट में केस चलेगा, पुलिस वाई करेगी, ये ऐसा नहीं होता है। एमएलसी इज जस्ट टू इन्फॉर्म टू द पुलिस। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट हॉस्पिटल में आती है, फिर रिलेटिव को बोलना होता है कि भाई एक्चुअली क्या हुआ है, कोई सस्पिशियस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो केस फाइल हो जाता है, उसमें आगे कुछ एफआईआर वगैरह नहीं पड़ता है। तो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमएलसी जो जनरल पॉपुलेशन में ये पुलिस केस है, दैट इज नॉट लाइक दैट कि एवरी केस में वो पुलिस केस हो गया और एफआईआर हो गया, वो नहीं होता है। दैट इज एमएलसी। पोस्टमार्टम के बारे में थोड़ा बताइए कि हर बॉडी जो आती है उसमें पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है या नहीं होता? ये चीज़ एमएलसी और पोस्टमार्टम सेम चीज़ ही हो गया। जितने भी एमएलसी केसेस हॉस्पिटल में दाखिल होता है और एक्सपायर हो जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी है, बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड एज ए मेडिको लीगल केसेस। कल उठ के बाद में कुछ उसके ऊपर कुछ सस्पिशियस आ जाए और कुछ अननेचुरल कुछ भी आ जाए, तो वी कैन फाइंड आउट कि भाई दिस वाज द कॉज ऑफ द डेथ एंड दैट्स व्हाई द पीएम वाज डन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि भाई क्या होता है कि हॉस्पिटल में लाते हैं और आदमी मरा हुआ रहता है, तो रिलेटिव हर बार कि अभी इसमें हॉस्पिटल तो बोल देगी कि आपको पीएम ही करवाना है, पर रिलेटिव ना बोलते हैं कि हमको क्यों पीएम करवाना है, वो 85 साल का दादा थे और उसको कुछ नहीं था और ऐसे ही मर गया, कुछ है भी नहीं। और बहुत कई बार तो कैसा होता है कि बहुत हंगामा भी करते हैं रिलेटिव, आपने ऐसा कर दिया, पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दिया,
हमको परेशान कर रहे हैं, हम आगे कंप्लेन करेंगे, ये Correct, करेंगे, correct, वो correct, करेंगे, correct, क्यों correct. करें? आपको किसी को परेशान करते नहीं है, कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल परेशान करने के लिए नहीं है। एक बात सोचिए, सपोज कोई ब्रॉड डेड आया है, हर 85 या 80 ईयर्स का आया है, कुछ नहीं है, चलो मान लिया कुछ नहीं है, पर 1% में सपोज उसने पॉइजन कंजप्शन कर लिया, पॉइजनिंग के केस में आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। जब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, उसमें से हौजरी नहीं निकालेंगे, उसमें से कुछ नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। पता चलेगा. कई सारे केसेस होते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कई कंजप्शन करवा भी देते हैं पॉइजन को, पता भी नहीं चलता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो वो सारे केस में वो तो दफन हो जाएगा आप जब पीएम नहीं करवाया तो। और आप सपोज पीएम नहीं करवाया और वो चला गया और कुछ बाद में कुछ भी अननेचुरल हुआ और कोई डिस्प्यूट में आगे कुछ बात आई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहता है? इसके लिए जिम्मेदार हॉस्पिटल और डॉक्टर रहता है कि उसने पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा है। अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स और पेशेंट रिलेटिव भी उतने ही लायबल रहे कि उन्होंने भी ये इसमें साथ दिया है। तो ये जितने भी जो ब्रॉड डेड जो पेशेंट आते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि ये बोलते हैं कि भाई ये तो कैंसर वाला पेशेंट था, ये वाला पेशेंट। हाँ, डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है कहीं पे, बहुत लंबे चलो से किडनी डिजीज है, कैंसर वगैरह प्रॉब्लम, टर्मिनल इलनेस है, और ऐसे केस में डॉक्टर देख रहा है, डॉक्टर को पता है, तो डॉक्टर उसको नहीं लगता है कि उस पर कुछ सस्पिशियस नहीं है, तो आपको डेफिनेटली वो डेथ सर्टिफिकेट देता ही है। ऐसे कोई केस में ऐसा होता नहीं है कि आपको सब डॉक्टर सब बॉडी आती है तो उसको पीएम में भिजवा देते हैं। तो दिस आर द फंडामेंटल्स के व्हाई द पीएम शुड बी डन, व्हाई द एमओसी शुड बी डन। आमतौर पे एक समस्या होती है सरकारी अस्पताल में कि पीएम के मामले में कि शाम को 6 बजे के बाद पीएम नहीं होता। अब जो लाशें वहाँ पर जाती है, जो बाहर गाँव के लोग होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा इसका क्या कारण है? मैंने बहुत सारे इतने जो नाइट पीएम वाला जो चक्कर है बहुत सालों से, पर इसमें एक चीज है कि जितने भी पीएम है इट शुड बी डन इन द डे लाइट ओनली। इफ यू क्रिएट डे लाइट इन द नाइट देन यू कैन डू। तो डे लाइट फैक्टर जो होता है वो आप कितनी भी लाइट लगा लो, डे लाइट फैक्टर आता ही नहीं है। आप कितना भी हेलोजन लगा लो, कितना भी लाइट लगा लो, वो डे लाइट का जितना लाइट कभी भी नहीं आता है। वो एक कॉन्सेप्ट है। व्हाई दिस कॉन्सेप्ट अराइज? उसमें क्या होता है कि जो कलर का जो चेंजेस होता है बॉडी के अंदर, वो जो नेचुरल लाइट और उसमें लाइट में वो थोड़ा नाइट में वो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। Correct. और उसकी वजह से वो पूरा केस में वो इंटरप्रिटेशन और ऑब्जर्वेशन सब कुछ और उसका जो ओपिनियन है वो जो आता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए वो नाइट में पीएम नहीं करते, और नाइट में पीएम करना एडवाइजेबल भी नहीं है, वो आपके केस पे ही इफेक्ट करेगा। सो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि भाई ये आपको तुरंत निपटा लो, नाइट में कर लो तो जल्दी से हम चले जाए। जल्दी से जाने में आपके जो रिलेटिव है, आपके स्वजन को ही जस्टिस नहीं मिलेगा, रियल कॉज पता नहीं चलेगा। रियल कॉज पता नहीं चलेगा, और रियल कॉज का कुछ इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो जाए तो आपका ही स्वजन को जस्टिस नहीं मिलेगा। सो इट शुड बी डन इन द डे टाइम ओनली। दैट इज एडवाइजेबल। एडवाइजेबल। आमतौर पर एक फ्रिक्शन देखा गया पेशेंट और डॉक्टर्स में कई बातों पर। ऐसा माहौल क्यों होता है? अभी क्या होता है कि नाउ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन आप देखते हैं वो मेनली तो ये सोशल मीडिया में जितना भी ज़्यादा चढ़ता है ना, वो लोग एक को पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो वो पूरा हंगामा कर देता है और वो देख के वो बाकी के भी कर देते हैं कि भाई ये हाँ ये हंगामा कर रहा है तो हम भी जाके हंगामा करें, तो हमारा कुछ पेमेंट वगैरह कुछ अटक गया है तो वेव ऑफ हो जाए। मेंटालिटी बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रहती है कि उनका पेमेंट जो है वेव ऑफ हो जाए। दूसरे कई कारण हो सकते हैं कि भाई उनको अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाता है कि भाई ये चलते चलते आया है और वो सडनली क्या हो गया, ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन के बाद कुछ बाहर नहीं निकले। बहुत सारे केसेस है, ऐसा नहीं है कि एक रीज़न वही है। वो सारे केस में वो जो रिलेटिव होते हैं वो सारे बहुत एग्रेशन में आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम देम रिलेटिव्स कई बार तो बहुत समझदार होते हैं, क्या चलो समझते हैं क्या हुआ है, डॉक्टर समझे, और उसके आजू बाजू वाले लोग आ जाए नहीं नहीं तो ऐसा ही करना वो ऐसा ही तो उसको भड़का जाता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो वो भड़क जाता है और फिर वो पूरा हंगामा हो जाता है। पर मेरा एडवाइजेबल है ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा कि वो कोई डॉक्टर को या उसकी प्रॉपर्टी को कुछ भी, क्योंकि उसके लिए वो कानून बना हुआ है।
आप ऐसा नहीं है कि भाई आपको भी राइट है, पेशेंट को भी राइट है, डॉक्टर को भी राइट है कि वो अपना जस्टिस ले, उसके लिए कोर्ट बैठा हो, उसके लिए आप नहीं बैठे हुए। आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नेग्लिजेंस है तो यू कैन हैव द कोर्ट्स इन द इंडिया गॉन फॉर द कंज्यूमर क्रिमिनल, बहुत सारे कोर्ट्स है जिसमें आप फाइट कर सकते हैं। तब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वेदर डॉक्टर इज नेग्लिजेंट और नॉट, यू कैन नॉट डिसाइड। अगला सवाल वही था, आपसे वही पूछना था कि दर्शक को अगर ये बात उनको समझनी भी चाहिए कि अगर किसी दर्दी को किसी डॉक्टर के नेग्लिजेंस अगर उसको ऐसा लगता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से या समझो लीगली कैसे वो फ्रेमवर्क होता है, कैसे वो क्या प्रावधान है? नहीं, लीगल में बहुत सारे प्रावधान होते हैं। जो आपको लगता है कि नेग्लिजेंसी है तो यू कैन हैव द गो टू द कोर्ट, और वो आपके एडवोकेट के थ्रू आप जो लीगल वे में जा सकते हैं, पर नहीं कि वहाँ जाके आप हंगामा करें और पूरा वो हॉस्पिटल को, तो उसके ऊपर आपको ही वो कलम लगेगी और आप भी जेल में जा सकते हैं। जुर्माना उनको ही भरना। जुर्माना, क्योंकि आप वहाँ डॉक्टर को आप पहले समझ लीजिए कि डॉक्टर्स के ऊपर नेग्लिजेंस का आप लगाते हैं आरोप, तो वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एफआईआर फट जाती है। दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। आज ऐसा नहीं है किसी ने मारा है और उसको लगा है तो उसको अंदर, क्योंकि वो उसमें वो टेक्निकल मैटर नहीं है, वो तो मारा मारी किया है तो आपको अंदर डाल देंगे। जैसे ही आप मारा मारी वहाँ पर करेंगे आपको अंदर तो पहले डाल देंगे, बट डॉक्टर को नहीं। डॉक्टर ये जो है वो टेक्निकल सब, वो टेक्निकल बोर्ड पूरा बैठता है, वो डिसाइड करता है कि भाई ये डॉक्टर नेग्लिजेंट है कि नहीं है। नेग्लिजेंस आने के बाद ही उसके ऊपर एफआईआर पड़ती है। आपके प्रेशर डालने से कभी भी एफआईआर नहीं पड़ती है, और अननेसेसरली कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़िएगा कि जिससे आप कुछ क्राइम कर बैठे, किसी को मार बैठे तो आपको हो जाए। जब तक वो कॉज आइडेंटिफाई और असर्टन नहीं हो जाता है तभी नेग्लिजेंस पता नहीं चले, तब तक आप आपको हाँ एसएलएन करने से क्या होता है कि आपका ही केस वीक होता है, आप फॉल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आप भी फिर लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे ना, आपके ऊपर भी आईपीसी लगेगी और आपको भी जेल में जाना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स यानी फेक डॉक्टर्स जो बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करते हैं, खास करके इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे लोग जागृति उसके लिए लेके आ सकते हैं? एक तो एक डॉक्टर्स में तो क्वैक बोलते हैं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और ऐसे 8 पास हो गया 10 पास हो गया, दवाखाना खोल दिया और चालू कर दिया, तो दे आर द टोटली बोगस डॉक्टर। हाँ, तो लेकिन वो बोगस डॉक्टर में आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है उसको हेड जो हेल्थ का ऑफिसर होता है उसको कंप्लेन करना होता है। वो हेल्थ ऑफिसर वहाँ इन्वेस्टिगेट करते पुलिस को कंप्लेन करेगा और पुलिस उसके कार्यवाही करेगी। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, वो वहाँ के हेल्थ हेड चैनल दैट इज बोगस डॉक्टर की बात करें तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, 5-6 पास हो गया, खत्म हो गया। दूसरे जो डिग्री वाले डॉक्टर है, पर उसमें भी अलग अलग है कि भाई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एमबीबीएस है, एमडी है, वो सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं पर उसके रिस्पेक्टिव फील्ड में ओनली। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है तो मैं एलोपैथी में करूंगा, होम्योपैथी किया है मैं होम्योपैथी में ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस करते हैं तो दैट इज नॉट लीगल एंड इफ समथिंग हैपन यू आर लायबल फॉर दैट एक्ट। सरकारी अस्पताल की मैं बात करूं तो आमतौर पर देखा गया है कि लोग थोड़ा सा झिझकते हैं वहाँ पर जाने, या तो बहुत ही गरीब हो उसके पास कोई चारा ना हो तो वो जाता है, लेकिन वो एक ट्रस्ट थोड़ा छूट गया, तो उसका क्या कारण है? नहीं, ट्रस्ट अभी भी नहीं छूटा है। बहुत सारे अच्छे केसेस गवर्नमेंट में होते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो गया है, पर आज के ज़माने में मैंने एक देखा हुआ है, ऑल आर इम्पेशेंट। 10 आदमी की लाइन लगा हुआ है तो वो बढ़ जाते हैं, मेरा नंबर 10 मिनट में नहीं आया, इसलिए वो अपना वो दिमाग की संतुलन खो बैठता है और कि फिर वहाँ जाएगा, जब उसका नंबर लगेगा तब तक वो इतना भारी हो गया होगा तो वो कुछ भी, तो वो वहाँ पर क्या बोले, वो डॉक्टर क्या बोलेगा, वो क्या सुनेगा और उसमें वो झगड़ा कर बैठेगा। तो मेन जो है वो ऑब्वियसली एक हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, बहुत सारे लाइनें लगती होगी डेफिनेटली, पर वो पेशेंट को रिलेटिव ही समझाना पड़ेगा कि भाई अंदर डॉक्टर बैठे वो खाली बैठते नहीं हैं, वो भी काम करते ही है। सही बात। पर वो पेशेंट को थोड़ा संभलना पड़ता है, शांति से बात करना पड़ता है और दिमागी संतुलन थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है।
बहुत अच्छी तरीके से आपने ये समझाया सर। एक बात मुझे मेरे जो जहन में है कि काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया कि डॉक्टर अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो क्या ये अलाउड है? आपके लीगल प्रावधान है ऐसा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो पूरा प्रावधान लिखा हुआ है उसमें कहीं पे भी आप एडवर्टाइजमेंट अपना कहीं पे भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट अपना अपनी हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका बोर्ड लगा सकते हैं, आपके टाइमिंग लिख सकते हैं, आपकी प्राइस लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, पर वो पब्लिक में कोई भी होर्डिंग नहीं लग सकता है। आपने जो होर्डिंग देखते हैं वो कभी भी आप डॉक्टर का नहीं देखते, दैट इज ऑफ हॉस्पिटल्स होर्डिंग है। करेक्ट। वो हॉस्पिटल वाले देखते हैं। हॉस्पिटल इज नॉट कवर्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। करेक्ट। वो अपना कंपनीज एक्ट की तरफ से वो प्रमोशन करते हैं, वो हॉस्पिटल का अलग से रहता है। और उसमें जो डॉक्टर जो कभी भी इन्वॉल्व हो जाता है हॉस्पिटल के प्रमोशन में, तो ही इज ऑल्सो लायबल। सो डॉक्टर कहीं पे भी कोई भी चेन में, वो हॉस्पिटल वाले हो कि पर्सनल वाले हो कि कोई भी चैनल में, वो अपना पब्लिसिटी मार्केट में नहीं कर सकता है। इट इज़ ऑफेंस है, और उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सारे एक्शन ले भी चुकी है और सस्पेंशन भी किसी का हुआ है। करेक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया कानून बना है उसके अंदर डॉक्टरी सेवा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में स्पेसिफिकली कोई डॉक्टरी सेवा के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया है, पर जो एक तो आपने एडवर्टाइजमेंट वाला जो बताया वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में भी कवर हो सकता है। मिसलीडिंग आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपने बोला ना कि भाई आप देखेंगे ना रेलवे स्टेशन पे जो जाएंगे ना, बहुत सब जगह पे लिखा हुआ होता है कि ये गुप्त रोग के लिए आ जाओ, ये हुआ है तो आप आ जाओ, ये आ जाओ। वो झोपड़ी में बना हुआ रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो वो देख के वो बेचारे जो लोकल ट्रेन के लोकल में बैठे हुए, वो देख के वो नंबर लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, और बेचारे वो उसमें कुछ होता नहीं है, वो उनको लूट देते हैं। तो दीज आर द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। उसका स्पेसिफिक क्लोज कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डाला हुआ है। वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आपको दिखता है तो, और आप सफर हुए हैं, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाएंगे तो उसके कंपनसेशन के और उसमें प्रावधान है। दूसरे आपने जो बताया वो जो बोगस डॉक्टर का जो है पूरा, वो बोगस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई तो अब ये करती है लोकल बॉडी, जो CDHO है उसको करना है, पुलिस को करना है, लोकल म्यूनसिपालिटी को करना है। उसके अलावा वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर एसोसिएशन बने हुए हैं, उनको लगता है, जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर सोसाइटी, उसको लगता है कि भाई ये बोगस डॉक्टर काम कर रहा है, कोई भी डिग्री नहीं है उसके पास, और तू भी उसको दवाई दे रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वो कंज्यूमर एसोसिएशन वो कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में जाएगी। तो उसमें प्रावधान, अभी तक तो ये बिल लोकसभा में है, अभी तो ये एडजॉर्न हो गया है लोकसभा, तो बाद में नया आएगा तो शायद नया बिल आएगा, पर जो अभी एग्जिस्टिंग जो अभी रखा गया उसकी मैं बात करें, अभी कोई कानून नहीं बना है इसके ऊपर। ये तो अभी प्रावधान रखा हुआ है, उसके ऊपर अमेंडमेंट हो सकते हैं, शायद निकल जाए, कुछ भी ज़्यादा भी हो सकता है, पर जो प्रावधान रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो फायदा है कि वो बोगस डॉक्टर को जेल की सज़ा भी हो सकती है, और उसको 5 लाख का या ऐसा कंपनसेशन का और पेनल्टी का भी प्रावधान रखा हुआ है। और उसके बाद भी जो करता है तो उसके बाद सब्सिक्वेंट जो ऑफेंस करता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रावधान कर दिया है कि भाई पहले किया तो इतना है पेनल्टी, सब्सिक्वेंट में हुआ तो ये बोगस डॉक्टर के ऊपर जो इफेक्टिवली जो इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, तो ये जो प्रावधान जो है तो वो बहुत अच्छा CPA बिल में रहेगा, जिसके ऊपर बोगस डॉक्टर के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे कि वो भी उसके ऊपर, क्योंकि अभी क्या है कि ऐसा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि वो जब अनक्वालिफाइड बोगस डिग्री वाले डॉक्टर सब निकल जाए मार्केट में, अभी भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फॉरम में जाएगा तो वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता है, तो उसको तो लोगों के वो बोगस डॉक्टर के ऊपर वो एक दबाव बढ़ेगा कि भाई ये एक आदमी को 5 लाख का पड़ा है, जेल हो गई, तो बाकी के सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे कि भाई ये तो प्रॉब्लम क्या है कि अब जब तक किसी को कुछ पनिशमेंट नहीं होता है, किसी को जब सजा नहीं दे, तब तक वो कम्युनिटी वाले काम करते ही रहेंगे। एक डॉक्टर को भी हो तो 1000 डॉक्टर पूरे दिन शटल बंद करके चले जाएंगे। सही बात है। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जरूरी है। अभी के कायदे में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको कोर्ट में सजा दिलाने के करना है, वो करने की बात जरूरी है, और वो मीडिया में अच्छी तरह से वो पूरा एग्जाम्पल हो, तभी वो बाकी के लोगों को पता चलेगा कि ये बोगस डॉक्टर थे,
इसलिए हमको इनको ये परेशानी हुआ, जो हम भी करेंगे तो हमको भी ये परेशानी हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा प्रोविज़न उसमें रखा गया है। सर एमएलसी के बारे के अंतर्गत मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो कि एक आदमी सड़क पर चल रहा है, अचानक कुछ हुआ और वो गिर गया और उसकी मौत हो गई, तो इसमें भी मेडिको लीगल केस होता है? मैंने पहले ही बताया कि उसमें कहीं पे भी एक ब्लैक एंड वाइट कैसा कुछ नहीं है कि भाई ये मेडिको लीगल केस है और उसको रजिस्टर करो और पुलिस केस बनाओ, एफआईआर करो, वो ऐसा कुछ। हाँ, जो सस्पिशियस फाउल प्ले ले, वो एक वर्ड है पूरा। व्हेन देयर इज अ सस्पिशियस फाउल प्ले, देयर व्हेन देयर इज यू फाइंड एनी अननेचुरल, यू इन्फॉर्म टू द पुलिस। करेक्ट। अभी वो जो दो वर्ड के बीच में पूरा केसेस आ जाता है, पूरा एमएलसी केसेस आ जाता है, वो आप कैसे करो? क्योंकि आपने बोला कि चलते चलते गिर गया, अभी उसको हाइपरटेंशन है, शायद 60 साल का अंकल है और उसको हाइपरटेंशन ब्लीड हो गया और वो मर गया, तो वो एमएलसी केस नहीं है कि वो प्रेशर की वजह से उसकी नस फट गई है। Correct. पर वो गिर गया है, अभी वो कैसे गिरा, वो अंदर हाइपरटेंशन था कि वो दूसरी वजह से मिल गया, वो तो पोस्टमार्टम में ही पता चलता है। Correct. तो उसमें आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे साहब, वो तो प्रेशर की बीमारी से, प्रेशर की बीमारी के गिरा या गिरने के बाद चोट लगी, हाँ, हेमरेज हो गया हो। वो किसी को जब पोस्टमार्टम होगा तभी पता चलता है। तो इसके लिए पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य है। दूसरा एक आपको पता है, तो कई बार क्या होता है, हमारे वहाँ भी पेशेंट आते हैं ना, बहुत स्मार्ट रहते हैं, जो क्राइम करता है वो हमेशा स्मार्टनेस की तरह ही हॉस्पिटल में आता है। थोड़ा बहुत खरोच एक आता है, एक आदमी आया था, कोई ऐसे कुछ इन जनरल बात कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा खरोच और थोड़ा बहुत एब्रेशन वगैरह शरीर सीने पे थे और आया कि ट्रीटमेंट करा, एमएलसी। ना साहब, ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो थोड़ा बाइक पे से गिर गया था और दूसरा मुझे किसी पे केस करना ही नहीं है। केस नहीं कि बहुत सारे कह रहे कि भाई इतना इतना छोटा छोटा है, क्या करने, नहीं करते कई सारे में एमएलसी के। अच्छा ठीक है, इतना छोटा सा छिला हुआ ही है। आफ्टर 5 डेज 7 डेज पुलिस ढूंढते हुए आती है कि भाई ये आदमी ने आपके वहाँ ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो वो तो एक्यूज है, ठीक है। वो सामने वाले को मारते मारते उसको लग गया है। ओहो। वो आके झूठ बोलता है कि भाई मेरा तो गाड़ी स्लिप हो गया था, बिकॉज टू सेव हिमसेल्फ। करेक्ट करेक्ट। मुझे वो आके बोल सकता है मुझे किसी पे केस ही नहीं करना है, मुझे तो मैं अपने खुद से ही गिर गया हूँ, पर एक्चुअली में हुई इज एक्यूज। करेक्ट। वो सामने वाले को मारने में उसको भी लगा हुआ है। तो ऐसे केस में तो कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता है। ओनली थिंग इज दैट इफ रजिस्टर्ड करवाया, एमएलसी पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी आएगा सत्य वो बाहर हो जाएगा। एक बहुत टिपिकल चीज़ है कि जैसे आपने बताया कि छोटा सा एब्रेजन होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे चोट लगी हो, तो कोई भी बैंडेज वगैरह करके छोड़ देता है। हाँ। पर अगर ऐसा होता है तो इसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जैसे आपने बताया कि वो एक्यूज था, तो अगर ऐसा होता है तो उसमें हॉस्पिटल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और हॉस्पिटल इसमें कैसे फंसता है? हॉस्पिटल को फंसने की इसमें बहुत सारी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी आए वो झूठ बोला हुआ है उसने। करेक्ट। क्योंकि उसने कोई बताया नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन उसने नहीं बताया कि भाई मैं गिर के ऐसा हुआ है। ऑब्वियसली आप घर पे चलते चलते गिर गए तो उसमें कोई क्राइम बनता नहीं है, कोई गुनाह नहीं बनता है, तो इट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए मेडिको लीगल केस, एफआईआर नहीं होना है। पर बिकॉज ऑफ वी आर नॉट नोइंग द हिस्ट्री, वो बोल रहा है कि मैं घर पे गिर गया हूँ, और हु नोस, डॉक्टर तो घर पे जाने देखने नहीं गया है कि भाई वो गिर गया है कि किसी ने मारा है। करेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट all the hospitals are doing MLC or registered all these cases, trauma cases registered है। कुछ भी खरोच चाहिए तो MLC करवा देता है, पर उसमें कुछ पुलिस केस है, एफआईआर नहीं होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, बाद में एफआईआर होता है। करेक्ट। सो सब जितने भी रिलेटिव है तो कोऑपरेट हॉस्पिटल को करना चाहिए, क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है पुलिस को इन्फॉर्म करने की। बहुत अच्छा समझाया आपने डॉक्टर साहब। तो अंत में मेरा एक छोटा सा सवाल है कि डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो निःशुल्क सेवा दी जाती है दिव्यांगजनों के लिए, तो उस संस्था के बारे में थोड़ा सा आपका प्रतिभाव चाहता हूँ मैं। डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट जो चल रहा है और उसके अंतर्गत ये दिव्यांग चैनल चल रही है। दिव्यांग चैनल मैंने सुना है कि अभी पूरे इंडिया में दिव्यांगों के लिए बनी हुई है वो एक ही चैनल है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग दिव्यांगों का भी कुछ ख्याल रखते हैं। बाकी रही डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट का जो भी जितने भी सर्विसेज है वो एवरी एक्सलेंट, क्योंकि आज दिव्यांग लोगों के लिए करने के लिए आदमी बहुत कम मिलते हैं लोगों को। और क्या है कि
शायद लोगों को करना होता है पर लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लोग पैसा दे देते हैं पर एक्चुअल में फील्ड में जाके जो काम करना था वो ट्रस्ट करते हैं। फंड इज द नॉट ए प्रॉब्लम, आदमी के पास पैसा होता है तो वो इतना जरूरी नहीं है कि वो एक दिव्यांग को लेके कहीं पे जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट करवाएगा, उसको सब कुछ करवाएगा। वो जो आदमी डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट का तो वो मेन थिंग है, वो उसका काम सराहनीय होता है क्योंकि वो फील्ड में जाके दिव्यांग के साथ जाता है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और उसका आगे आगे इतना सक्सेस रहे, वही मेरी शुभकामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का ये व्यक्ति विशेष कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करते हैं और विदा लेते हैं हमारे आज के विशेष व्यक्ति डॉक्टर साहब के साथ। दोबारा उपस्थित होंगे एक अलग व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में, तब तक के लिए सर।